नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 के अंदर अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। अभी इस सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत हमारा यूनिट 4 चल रही है और इस यूनिट 4 का मतलब है शेयर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लाइन। अभी इस पे हमने 2 वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर दिए थे। ये वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे जो एग्जाम आए हुए हैं। मेरे सारे जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो सब सीक्वेंस में आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल A to Z पढ़ाता हूँ, यानी कि सिलेबस के हिसाब से अपन काम करते हैं। तो पिछले 2 वीडियो जो थे उसमें मैंने आपको कुल मिला के 7 क्वेश्चन करवाए थे। इसमें 3 करा रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8वां, 9वां और 10वां। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन जो 8 है उसमें पूछा गया है लंगर मान के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकोरेज वैल्यू। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहें एग्जैक्टली तो मैं आपको राय दूंगा कि मैंने जो आपको एक PDF दी है जो आपके स्टडी मटेरियल में है, उसमें पेज नंबर 66 पर 2015 स्पेशल का पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है। अगला क्वेश्चन लेंगे विभिन्न प्रकार के मोड़ों के लिए लंगर मान, यानी कि एनकोरेज वैल्यूज ऑफ वेरियस बैंड्स। ये आपके 2018 स्पेशल के पेपर में आया हुआ है। आपको कोड में सॉरी आपको जो PDF है ना उसमें पेज नंबर 31 पर मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा 2018 स्पेशल में। और एक पूछा गया है मानक यू हुक के बारे में। इस बार इसकी संभावना है काफी ज्यादा आने की। तो स्टैंडर्ड यू हुक, और ये 3 बार पूछा गया था पिछले कुछ सालों में, 2003 में, 4 में और 6 में। 2006 में ये पेज नंबर 118 पर क्वेश्चन पहले का दूसरा, 2004 में पेज नंबर 128 पर क्वेश्चन पहले का चौथा और 2003 में पेज नंबर 133 पर क्वेश्चन चौथे का दूसरा। आशा करता हूं कि आपने ये जो कुछ मैंने बोला है आपने इसको जरूर नोट कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं। हम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे आने वाले कुछ पेजेस के अंदर, और अगले करीबन 20-25 मिनट के अंदर काम पूरा हो जाएगा। मैं ये क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करूं उसके पहले बताना आवश्यक समझता हूं कि कोड के अंदर काफी क्वेश्चन का आंसर मिल जाते हैं, तो आपको कोड का प्रयोग करना आना चाहिए। देखिएगा, उसी के अंतर्गत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कोड में पेज नंबर 43 क्लॉज नंबर 26.2.2, यहाँ पे आपको एनकोरिंग रीइंफोर्सिंग बार्स एक मिलेगा टाइटल। देखिएगा पेज नंबर 43 26.2.2 एनकोरिंग रीइंफोर्सिंग बार्स। ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें आपको मोस्टली ये जो 3 क्वेश्चन बताया ना उनके आंसर मिल जाएंगे मोस्टली। इसका आंसर तो पूरा ही मिल जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, विभिन्न प्रकार के मोड़ों के लिए लंगर मान। लेकिन जो लंगर मान यानी कि एनकोरेज वैल्यू क्या होती है, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्यों? इसकी एक सेट लैंग्वेज बनानी पड़ेगी जो किसी किताब में भी आपको नहीं मिलेगी, नॉट इवन इन एनी बुक। वो मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ। और एक स्टैंडर्ड यू हुक जो है ये भी जो है आपको कोड में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा लंगर मान के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकोरेज वैल्यू। देखिए, मैंने हर चीज आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख दी है। स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में लिखी है, साथ साथ में इंग्लिश में भी लिख दी है। लेकिन ये मैं बोल के सुनाऊंगा, उसके पहले आपको ऐसे ही एक बार समझा देता हूँ लंगर मान के बारे में। देखिएगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विकास लंबाई। और ये जरूरी लंबाई होती है किसी सेक्शन के दोनों तरफ, आवश्यक रूप से। लेकिन अगर वो सेक्शन मान लीजिए सपोर्ट पर है, बीम के सपोर्ट पर है, तो सपोर्ट के एक तरफ तो उतनी लंबाई अवेलेबल कभी होगी नहीं। मान लीजिए हमको लेंथ चाहिए 400 mm की, डेवलपमेंट लेंथ।
और सपोर्ट के अंदर लेंथ आपको मुश्किल से मिल रही है 150 180 में मिले तो 400 कैसे प्राप्त करेंगे आप? तो नेचुरली आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो हम मोड़ते हैं, रॉड को क्या करते हैं, मोड़ते हैं, बेंड करते हैं। वो किस एंगल पर मोड़ना है वो बात की बात है। तो ये जो एक वर्ड आता है ना, हुक या बेंड, ये शब्द बना है। इसका मीनिंग क्या? आपने किसी रॉड को मोड़ दिया, बेंड कर दिया, इस प्रकार से बेंड किया कि उसकी जो समतुल्य लंबाई है, उसकी जो इक्विवेलेंट लेंथ है, वो उतनी ही है जितनी आपको चाहिए। जितनी लंबाई आपको चाहिए उतनी ही है, लेकिन वो कम जगह में आपको मिल गई उसको मोड़ने से, बैंड को, रॉड को मोड़ने से। तो ये शब्द जो है लंगरमान, एनकरेज वैल्यू, ये शब्द जुड़ा हुआ किससे है? बैंड से या हुक से जुड़ा हुआ है। कैसे? अब मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ नोट करेंगे। लंगरमान। अच्छा, एक और बात बता दूं, इसमें कोड में देखिए आपको लिखा मिल जाएगा काफी कुछ। Deformed bars may be used without and encourage provided development length requirement is satisfied। यानी कि डेवलपमेंट लेंथ अगर सेटिस्फाइड हो जाए, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए, तो डिफॉर्म बार जो होती है उसको अपन बिना कोई हुक या बिना किसी बैंड के भी काम में ले सकते हैं। परंतु जो प्लेन माइल्ड स्टील बार्स होती है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें आपको मोड़ या क्या कहते हैं, बैंड या हुक काम में लेने पड़ेंगे। और जहाँ बैंड या हुक काम लेने पड़ते हैं वहां आपको ये जो लंगरमान की आवश्यकता पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि डिफॉर्म बार के अंदर कभी अपन मोड़ लगाते ही नहीं है, बैंड होते ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली बात की मैंने आपसे। अब देखिएगा लंगरमान के बारे में, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ। पहले हिंदी में बोल देता हूँ और साथ में उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। ये आपको जो मैंने लैंग्वेज लिख रहा हूँ ना, ये आप किसी बुक में नहीं मिलेगी। सामान्यतया विरूपित छड़ें बिना किसी मोड़ या हुक के प्रयोग की जाती है, परंतु समतल छड़ों में मोड़ हुक प्रयोग किए जाते हैं ताकि आवश्यक बंध प्राप्त हो सके, यानी प्रॉपर बॉन्डिंग। इंग्लिश बोलता हूँ। नॉर्मली डिफॉर्म्ड बार्स आर यूज्ड विदाउट बैंड्स और हुक्स। बैंड्स हो या हुक्स हो, उसको अपन एंड एनकोरेज भी कहते हैं। Normally, deformed bars are used without bands, hooks, but in plain bars, bands or hooks are provided for proper bond and anchorage। ये शब्द लिखना जरूरी पहले कि भाई प्रॉपर जो बॉन्ड के लिए आपको या तो बैंड देना पड़ेगा, हुक बनाने पड़ेंगे। अभी जो हुक और बैंड है, इससे शब्द जुड़ा हुआ है लंगरमान का। आगे बढ़िए आप। शब्द लंगरमान का प्रयोग इन्हीं मोड़ों को हुक के संदर्भ में किया जाता है। The word encourage value is used in reference with these bands or hooks। भाई अगर बैंड्स या हुक्स नहीं होते रॉड के अंदर तो एनकोरेज वैल्यू नाम का शब्द आता ही नहीं। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर आगे और ज्यादा अच्छे से समझाता हूँ इस चीज को। देखिए ध्यान से। लंगरमान से तात्पर्य मोड़ या हुक, यानी कि जो बैंड या हुक होता है ना, लंगरमान से तात्पर्य मोड़ या हुक की उस समतुल्य लंबाई से है। समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट। उस समतुल्य लंबाई से है जो समान प्रभाव की परंतु सीधी होती। जैसे आपने कोई बैंड किया रोड में और उसका जो इफेक्ट हो रहा है वही इफेक्ट आप लाते किसी स्ट्रेट रोड से, तो वो स्ट्रेट रोड की जो लेंथ होती, दैट इज कॉल्ड एज एनकोरेज वैल्यू, लंगरमान। ये मतलब होता है इसका। एक छोटी सी बात बता दो आपको, एक आम बोलचाल की भाषा के अंदर, कि 500 रुपए का एक नोट जो होता है वो 100 रुपए के 5 नोट के बराबर है। हालांकि अगर आप 100 रुपए के 5 नोट एक भौतिक चुरा के पलड़े में रखेंगे तो वो 500 के नोट से ज्यादा भारी होंगे, लेकिन वैल्यू बराबर है। आप समझ रहे हैं ना, वैल्यू बराबर है। वो होता है इक्विवेलेंट। ये एग्जाम्पल मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है।
तो समझाने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, समतुल्य। तो लंगर मान से तात्पर्य मोड़ या हुक की उस समतुल्य लंबाई से है जो समान प्रभाव की परंतु सीधी होती। जगह की कमी के कारण विस्तार लंबाई के बराबर सीधी लंबाई का प्रयोग सदैव संभव नहीं होता। मैंने कहा ना आपको, जैसे मान लीजिए दीवार के अंदर आप देखेंगे जगह मिल रही है आपको मुश्किल से 150 mm, 160 mm, और लेंथ रिक्वायर्ड जो आपकी रॉड की है मान लीजिए 380 mm, 400 mm, तो कैसे करेंगे? तो मुड़ना ही पड़ेगा ना, वो चीज होती है। तो देखिएगा यहाँ चले, जगह की कमी के कारण विस्तार लंबाई यानी कि डेवलपमेंट लाइन के बराबर सीधी लंबाई का प्रयोग सदैव संभव नहीं होता। तब छड़ को मोड़कर या हुक बनाकर वह अभीष्ट समतुल्य लंबाई प्राप्त कर ली जाती है। यही समतुल्य लंबाई लंगरमान कहलाती है। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ। द मीनिंग ऑफ एनकोरेज वैल्यू is that equivalent straight length of bands or hooks. The meaning of anchorage value is that equivalent straight length of bands or hooks which has same effect as that of the band or hook. यानी उस बैंड या हुक का जो प्रभाव है वही प्रभाव लाने के लिए अगर रॉड को सीधी लंबाई की लगाते बिना मोड़ वाली, तो वो जो लंबाई होती है दैट इज कॉल्ड एज एनकोरेज वैल्यू, स्ट्रेट लेंथ। यानी कि उतनी स्ट्रेट लगा लो या ये मोड़ लगा दो, दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है। फिर बोलता हूँ, द मीनिंग ऑफ एनकोरेज वैल्यू इज दैट इक्विवेलेंट स्ट्रेट लेंथ ऑफ बैंड्स और हुक्स which has same effect as that of the bands or hooks. Due to lack of space, यानी कि जगह की कमी के कारण, due to lack of space, it is not always possible to use straight length of bars to fulfill the requirements of development length. This problem is solved by making bands or hooks to get the equivalent straight length. ये बात फिर से समझिएगा ध्यान से इस चीज को, कि हमारे पास में इतनी जगह नहीं होती है कि हम उतनी रोड को लगा सके। तो उस जगह को तो अपन ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, लेकिन आपको ताकत तो लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको इतनी डेवलपमेंट लेंथ चाहिए। तो ड्यू टू लेक ऑफ स्पेस इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू यूज स्ट्रेट लेंथ ऑफ बार्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। This problem is solved by making bands or hooks to get the equivalent straight length. This equivalent straight length is called as anchorage value. मुझे आशा है कि आपको मैंने बहुत अच्छे से इस बात को समझाने की कोशिश की है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ये जो बात मैंने लिखी है ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अब देखिएगा विभिन्न प्रकार के मोड़ों के लंगरमान, एनकोरेज वैल्यूज ऑफ वेरियस बैंड्स। ये देखिए आपको वही पेज नंबर 43 26.2.2 ये आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ। इसका आंसर यहाँ अवेलेबल है, ये देखिएगा 26.2.2 1B, 26.2.2 1B दिख रहा है आपको। बैंड्स एंड हुक्स, बैंड्स एंड हुक्स शैल बी कन्फर्म टू, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। भाई वैसे तो आपका कोड जो है IS 456/2000 है, ये पूरा जो कोड है ना आरसीसी का वो है IS 456/2000, लेकिन सारी बातें इस कोड में नहीं आती हैं। ये जो बैंड्स है हुक्स है इसके लिए अलग कोड होता है, उसके लिए कोड बिल्कुल अलग होता है, वो याद रखना आपको। कन्फर्म टू IS 2502। हो सकता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए कि बैंड्स और हुक्स के बारे में जो कोड होता है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें IS 2502 लिखा हो वो सही होगा। उसका आंसर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोड में मिल रहा है आपको। बैंड्स
द एंकोरेज, अब मैं इसको अपने हिसाब से पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, ये जो बैंड की होती है एंकोरेज वैल्यू, डिपेंड करती है एंगल पर। आपको एक बात बताना चाहूंगा, नॉर्मल जो एंगल्स होते हैं वो 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 होते हैं। जैसे ये कोई बार है, स्ट्रेट है, मुझे इसको 45 डिग्री पे मोड़ना है, 45 डिग्री पे। ये इसकी सेंटर लाइन है, मैं यहाँ से 45 डिग्री पे एंगल बनाऊंगा। दिस एंगल इज 45 डिग्री, और मैं इस तरह से इसको यहाँ से मोड़ दूंगा। अब देखिएगा, ये ऐसे है, दिख रही है आपको? ये आपने बार को 45 डिग्री पे मोड़ दिया, ये 45 डिग्री बैंड कराता है। और जैसे ही 45 डिग्री का बैंड देते हैं आपको सीधा 4 गुना फाई, यानी कि जो डायमीटर है ना, रॉड डायमीटर, जो मान लीजिए डायमीटर 20 mm है, तो 4 गुना 20 यानी 80 mm लेंथ मिल जाती है डायरेक्टली। 45 डिग्री मोड़ने से 80 mm लेंथ मिल जाती है इक्विवेलेंट। अगर बैंड मान लीजिए ऐसा है, 90 डिग्री का है, बैंड कितने का है? 90 डिग्री का। तो 45 डिग्री पे आपको मिल रहा है 4 फाई, या कह सकते हैं 4 इंटू डायमीटर ऑफ बार पर 45 डिग्री। तो 90 पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 फाई, यानी कि 8 फाई। और अगर मान लीजिए आपने इसको पूरा ही मोड़ दिया, यू बना दिया, यू शेप बना दी, हुक बना दिया, ऐसा इस प्रकार से पूरा 180 डिग्री मोड़ दिया, तो इसकी एनकोरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 की 4 गुनी होती है 180, तो 4 फाई की 4 गुनी कर दो, यानी कि 16 फाई। तो 16 इंटू 5, यानी अगर आप हुक बनाते हैं तो जो बार का डायमीटर है ना, उसकी 16 गुनी स्ट्रेंथ आपको लेंथ के रूप में मिल जाती है। तो ये इसका मीनिंग है, आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एनकरेज वैल्यू क्या होती है, तो आपको आंसर देना है 4 इंटू 5, 5 मतलब डायमीटर ऑफ बार, 4 इंटू 5 पर 45 डिग्री बैंड। लेकिन ये वैल्यू कभी भी 16 फाई से ज्यादा नहीं हो सकती, नॉट मोर देन 16 फाई। आपकी हमने इसको 300 डिग्री मोड़ दिया तो उतनी उतनी होती है। 180 से अधिक तो आपको मोड़ना ही नहीं है, ना संभव है। और मोड़ेंगे तभी वैल्यू उसकी वही मानी जाएगी 16 फाई। 16 फाई से ज्यादा कभी, ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। द मैक्सिमम एनकरेज वैल्यू ऑफ रीइंफोर्सिंग बार, द मैक्सिमम एनकरेज वैल्यू क्या होती है? आंसर क्या होगा? 16 फाई, इससे अधिक कभी नहीं हो सकती। एंड व्हाट इज एनकरेज वैल्यू? तो आपको आंसर देना 4 फाई पर 45 डिग्री, फाई डायमीटर ऑफ बार। अब अगर कोई स्टैंडर्ड यू टाइप का हुक अगर हो, यू हुक मैंने बताया अभी, उसकी कितनी होगी एनकरेज वैल्यू? 16 फाई। कैसा है कि भाई 180 डिग्री होती है, तो उसकी 4 इंटू 45 होती है। 180 डिग्री होता है ना, उसको कहते हैं 4 इंटू 45, 45 का 180 होता है। तो वहां पर आपके 16 फाई कैसे आया कि 45 डिग्री पे 4 फाई, तो 180 पे इंटू 4 कर दो, तो 4 चौक 16 फाई आ गया। अब आपको पूछा गया है इसी, मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन बताए थे, इसमें बताया गया था मानक यू हुक, स्टैंडर्ड यू हुक के बारे में एग्जाम 3 बार पूछा गया है। ये स्टैंडर्ड यू हुक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा मैंने फिगर बनाया है, इसको आप याद रख लें तो बहुत काम का ही है। जरा ध्यान से देखें इसको, ये फिगर आप अच्छे से याद कर लें, ये कोड में नहीं मिलेगा। देखिएगा, मैं और पास लेके जा रहा हूँ कैमरा। ये आप देखिए मैंने कैसे बनाया, आप समझा देता हूँ। पहले मैंने एक सीधी लाइन खींची, उस पर मैंने कोई पॉइंट लिया, फिर उसमें मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया, फिर एक उस आर को थोड़ा बढ़ाया, बार के डायमीटर के बराबर अंदाज से कुछ भी, फिर एक सेमी सर्कल और बना दिया,
फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया। एक्चुअली ये रॉड यहाँ से चली आ रही है बीम के अंदर। यह मैंने कट दिखाया, कट का मतलब काफी लंबी है ये। और ये मूर्ति कहाँ पर है? सपोर्ट के पास, सपोर्ट पे, मतलब बीम को होता है ना सपोर्ट, वहां के इसको मोड़ते हैं अपन। अब मोड़ेंगे तो नेचुरली ये बन रहा है आपका सेमी सर्कल बन रहा है। तो आप इसकी रेडियस क्या रखेंगे? व्हाट इज द रेडियस? आप ऐसे तो नहीं मोड़ देंगे सिंपली, कोई तरीका होना चाहिए ना मोड़ने का। फिक्स नाम होता है, नाम क्या दिया? स्टैंडर्ड यू हुक। तो आप जो इसकी रखेंगे रेडियस जिसे मोड़ेंगे, वो होती है k इंटू फाइव के बराबर। फाइव मतलब डायमीटर ऑफ बार, के एक कांस्टेंट। कैसे निकालते हैं कांस्टेंट? अगर माइल स्टील की बार है, प्लेन माइल स्टील बार, तो k इज इक्वल टू 2 होता है। और अगर वो HYSD बार है, यानी कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार है, जैसे कि FE 415 ग्रेड या FE 500 ग्रेड, तो 4 होता है k की वैल्यू। आप ही समझिएगा कि प्लेन माइल स्टील बार के लिए ये 2 इंटू 5 है। मान लीजिए बार का डायमीटर है 20 mm, सॉरी हाँ, बार का डायमीटर 5 जो 20 mm है, तो आपको 2 इंटू 20 यानी 40 mm का रेडियस रखना है। और अगर HYSD बार है 415 या 500 ग्रेड की स्टील वाली, उस केस में आपको 4 इंटू 20 यानी कि 80 mm का रेडियस रखना है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको आप पक्का याद रखेंगे। तो उस रेडियस के हिसाब से आप ये बनाएंगे सेमी सर्कल। और आगे, अच्छा एक बात और जरूरी है, जहां सेमी सर्कल खत्म होता है उसके आगे 4-5 लेंथ जरूरी है, तब वो हुक बनता है स्टैंडर्ड। आपने इसको यहाँ से की छोड़ दिया तो ये पूरा नहीं होगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो अगर स्टैंडर्ड यू हुक की बात करते हैं तो आपको उसके बाद एक स्ट्रेट लेंथ देनी पड़ेगी 4 इंटू 5 के बराबर, ये कंपल्सरी है। तो इट इज स्टैंडर्ड यू हुक। मैं सोचता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपसे कि जहां ये कर्व खत्म हुआ है और जो उसका पीक पॉइंट है इस कर्व का, सबसे ये वाला, तो यहां से लेकर ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? ये वाली, तो ये है r+5। आर का मतलब रेडियस, आप देखिए जरा, भाई ये तो यहां से, ये तो रेडियस है ना, रेडियस, और ये बार का डायमीटर है 5, तो ये r+5, तो ये r+5 होता है। और ये 4 पाई है। के की वैल्यू 2 माइल स्टील बार के लिए, 4 HYSD बार के लिए। आपके कोर्स में एक चीज और दी गई है कि एनकोरेज वैल्यू ऑफ 90 डिग्री हुक। तो सिंपल सी बात है, 45 डिग्री पे 4-5 होती है तो 90 डिग्री पे 8-5 हो जाएगी। फिगर बना के दीजिएगा ये वाला। ये आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने करा, ये आपके सिलेबस में है, सिलेबस की लाइन में मिलेगा आपको। एनकोरेज वैल्यू ऑफ 90 डिग्री हुक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी वो कर्व बनेगा, ये चाप देख रहे हैं ना, आर्क, इसकी रेडियस है k5, वही सेम, नो एनी चेंज। k is equal to 2 for mild steel bar and 4 for HYSD bars। ये आपका बन गया वैल्यू ऑफ 90 डिग्री हुक के लिए आ गई, कितनी? 8 इंटू 5। आने वाले वीडियोज में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो एकदम से अच्छा समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं थ्योरेटिकल, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।